हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हम अपना चैप्टर 5 के कुछ टॉपिक कवर कर चुके हैं, जैसे कि साउथ एशिया क्या है, कौन सी कंट्री इंक्लूड थी। साथ ही हमने पाक के बारे में पढ़ा और बांग्लादेश के बारे में पढ़ा कि कैसे ये आज़ाद हुआ और कैसे इसने डेमोक्रेसी की। और साथ ही हमने नेपाल का भी व्यू किया कि उसने कैसे मोनार्की की जर्नी से डेमोक्रेटिक की जर्नी क्रॉस की। तो आज जो हम अपने बेसिकली टॉपिक करेंगे, इनसे आगे के करेंगे। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में कि जो श्रीलंका है उसमें डेमोक्रेसी की क्या कंडीशन है और साथ ही वहाँ पर कौन से जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हैं वो कौन से हैं। और अगर हम एक साथ ही हम बात करेंगे इंडिया एंड पाक के रिलेशन के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हम अपने डेली अपने इन्वायरमेंट में भी देखते हैं, कहीं ना कहीं ये हम इससे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे क्योंकि एज ए इंडियन हम ज़्यादा पाक के साथ ज़्यादा अच्छे रिलेशन शेयर नहीं करते हैं। तो इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। तो जो इसमें हम जो श्रीलंका की जो इंटरनल एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो बेसिकली सभी को पता ही होगा कि जो श्रीलंका है उसे इंडिपेंडेंस मिली थी 1948 में एंड तभी से लेके सिंस ये अब तक डेमोक्रेसी ही यहाँ पर कायम है। यानी यहाँ की ये जो श्रीलंका है इसको डेमोक्रेसी को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जो इसकी पब्लिक है वो भी डेमोक्रेसी के काफ़ी सपोर्ट में थी और तभी से वहाँ पर डेमोक्रेसी सक्सेसफुली चली आ रही है। पर जो श्रीलंका को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, एक सीरियस चैलेंज फेस करना पड़ा फ्रॉम एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। यानी एक जो इनके अंदर जो एक चुनौती थी वो थी जो एक जातीय एक लड़ाई है उसको लेकर थी। ना तो ये प्रॉब्लम मोनार्की को लेकर थी और ना ही आर्मी को लेकर थी। इनकी जो प्रॉब्लम थी, इनकी मेन डिमांड थी कि जो श्रीलंका है उसका एक एरिया उसको एक अलग नेशन डिक्लेयर किया जाए, जो कि काफ़ी बड़ी चीज़ है। तो इसी चीज़ को लेके वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती थी। तो अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के बाद से, वहाँ जब हम श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली थी तो श्रीलंका को उस टाइम पर सिलोन कहा जाता था। एंड जो श्रीलंका है उसमें जो मेजोरिटी थी वो सिंहली की थी, यानी जो एक सिन्हाला एक कम्युनिटी है उनकी मेजोरिटी श्रीलंका में देखी जाती थी। और जो इसी कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेड थे उन्हीं के हाथ में ज़्यादातर उन्हीं का डोमिनेंट था गवर्नमेंट सिस्टम पर भी, और जो पॉलिटिकली भी हर तरह से ही उन्हीं का कंट्रोल था और वे ही श्रीलंका को रिप्रेजेंट कर रहे थे। बट क्या होता है कि जो जैसा कि हमें पता ही है इंडिया से बिल्कुल ही श्रीलंका सटा हुआ है। तो यहाँ से जो तमिल है, तमिलनाडु से काफ़ी ज़्यादा तमिल श्रीलंका में मिग्रेट कर रहे थे और इंडिपेंडेंस के बाद भी ये जो मिग्रेशन है ये कंटिन्यू रहा। तो अब यहाँ पर इन लोगों को और ये जो लोग हैं ये यहाँ पर सेटल होना शुरू हो गए। तो ये जो मिग्रेशन है ये श्रीलंका के लिए काफ़ी एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इस कारण श्रीलंका को। तो जो ये सिन्हाला कम्युनिटी थी, इनका मानना था कि जो ये मिग्रेट कर रहे हैं, तमिल मिग्रेट कर रहे हैं, इनको किसी भी तरह का कंसेशन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो श्रीलंका है वो सिन्हाला कम्युनिटी का है और इन्हें कोई भी तरह का कंसेशन या इनके साथ कोई भी पोलाइटली बिहेव नहीं किया जाएगा। और जो श्रीलंका है वो सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों के से ही बिलोंग करता है। तो उन्होंने क्या किया कि जो ये तमिल जो लोग थे इन्होंने इस जो इनके साथ बिहेव किया जा रहा था उनके अगेंस्ट इन्होंने आवाज़ उठाई। एंड वे उन्होंने इसके लिए एक मिलिटेंट यानी एक ग्रुप बनाया कि जो हमारे साथ बिहेव हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो इससे उन्होंने अपने लिए 1983 में एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी जिसको कहा था लिटे। एंड इसकी फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ये जो एक ग्रुप बना था ये तमिल जो कम्युनिटी थी उनके राइट्स के लिए बना था। उन्हें कुछ उन्हें कुछ राइट एंड कुछ प्रोवाइड देने के लिए, उनके साथ अच्छा बिहेव करने के लिए उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया था। और इसकी ये जो ग्रुप है लिटे, इसकी हमेशा फाइट देखने को मिलती थी। जो श्रीलंका की जो आर्मी थी उसके साथ हमेशा इसकी फाइट रहती थी। एंड इसमें जो क्या कहते हैं, जो ये तमिल थे इनकी डिमांड थी यानी लिट्टे की मांग थी कि हमें एक अलग से सेपरेटेड कंट्री दी जाए जिसमें हम रह सके। पर जो श्रीलंका है
जैसे श्रीलंका का जो नॉर्थ का हिस्सा है, यानी ये जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, तो इसमें जो ये तमिल थे ये ज़्यादा मिग्रेटेड हुए थे, तो इनका मानना था कि इसको एक अलग नेशन बनाया जाए और ये तमिल से बिलोंग करे, और इस जो ये एरिया है इन पर इन्हीं का कंट्रोल था। पर जो श्रीलंका की जो ये प्रॉब्लम थी ये इंडियन लोगों से जुड़ी हुई थी, यानी इंडिया, क्योंकि जो ये तमिल थे ये इंडिया से बिलोंग करते थे, तो ये कहीं ना कहीं इंडियन ओरिजिन से जुड़ी हुई थी। और जो ये तमिल थे इनकी डिमांड थी कि जो इंडिया गवर्नमेंट है उनको इनके हित के लिए, यानी इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने काफ़ी ट्राई भी किया कि वे श्रीलंका के साथ कन्वर्सेशन कर सके एंड नेगोशिएट कर सके। एंड 1987 में इनमें एक इन्वॉल्व हुए एक कन्वर्सेशन में, जिसमें कि इनके बात की करने के लिए दोनों ही कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसको इनवाइट किया गया था। एंड साथ ही क्या होता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अपने ट्रूप्स भेज देती है श्रीलंका में इन तमिल्स के को प्रोटेक्ट करने के लिए। यानी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका जो मोटिव था वो डिफरेंट था, पर जो ये लिट्टे होते हैं ये उसको अलग ले लेते हैं। एंड साथ ही जो ये श्रीलंका के जो पीपल हैं उन्हें भी इसका इंडियन जो ट्रूप्स आते हैं उनका श्रीलंका में आना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनका मानना था कि जो इंडिया गवर्नमेंट है वो श्रीलंका के जो इंटरनल इश्यूज है उनमें इंटरफेयर कर रही है एंड इंडिया को ऐसा कोई राइट नहीं है। तो इसलिए ना तो वो लिट्टे को पसंद आया और ना ही जो श्रीलंका की जो पब्लिक है उसे ये चीज़ पसंद आई। तो होता क्या है कि 1989 में जो इंडिया की जो आर्मी आई हुई थी, शांति सेना यानी पीस आर्मी का नाम दिया गया था उसे वापस बुला लिया जाता है विदाउट अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। उसने अपना अभी तक जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट नहीं किया था, पर उसे वापस बुला लिया जाता है। जो ये सिचुएशन है, जो ये क्रिजेज है, ये अभी भी ऐसे के ऐसे बने हुए हैं एंड यहाँ पर काफ़ी तरह की इनको लेकर वॉयलेंस भी फैल जाती है काफ़ी टाइम पर फिर भी कुछ कंट्री हैं जो चाहती हैं कि ये कंट्री आपस में बात करे। जैसे जो ये स्कैंडिनेवियाई जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने एफर्ट्स किए हैं कि जो दोनों कंट्री हैं वो आपस में आके बात करें, या फिर श्रीलंका में इस चीज़ को लेकर नेगोशिएशन हो और इस जो मैटर है इसको आराम से सोल्व किया जाए एंड बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के आपस में कन्वर्सेशन करके इसको सोल्व किया जाए। एंड पर क्या होता है कि जो आर्म के जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ये एंड हो जाते हैं, और जो लिट्टे हैं उसको भी 2009 में वो इनकिस्ट किया जाता है। एंड देन उसके बाद क्या होता है कि जो लंका है वो इतनी ज़्यादा उसने प्रॉब्लम फेस की है, कभी उसमें ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, तो कहीं ना कहीं देखो क्या होता है कि जब हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं तो हमारी ग्रोथ पर इसका हर एरिया पर इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो या फिर सोशली हो, हर एरिया पर उसका, हर फैक्टर पर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो वैसे ही लंका पर भी कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट पड़ रहा था, पर इन सब चीज़ों के बाद भी जो श्रीलंका है वो काफ़ी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा था, कंसिडरेबल ग्रोथ कर रहा था। एंड जो इसका ह्यूमन डेवलपमेंट है वो श्रीलंका में हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया था कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हाई लेवल का किया जा रहा है। और साथ ही ये फर्स्ट ऐसी डेवलपिंग कंट्री बनी थी जिसने अपनी जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप लिए थे, जिससे वहाँ की जो कंट्रोल है उसको सक्सेसफुली कंट्रोल किया गया था। एंड साउथ एशिया में जितने भी कंट्री है उसमें श्रीलंका ही सबसे पहली ऐसी कंट्री है जिसने अपनी इन सभी में से सबसे पहले इसने जो अपनी इकोनॉमी थी उसको एक लिबरलाइज किया था। एंड काफ़ी सारे वॉर्स जो सिविल वॉर्स थे उनसे गुजरने के बाद भी जो इस साउथ एशिया में इसका जो जीडीपी है वो सबसे हाईएस्ट था। तो क्या होता है कि जो काफ़ी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी जो श्रीलंका है वहाँ पर आज भी डेमोक्रेसी कायम है, यानी कि कहीं भी उसकी डेमोक्रेसी को कोई भी हार्म नहीं हुआ है। तो ये था श्रीलंका के बारे में। यहाँ डेमोक्रेसी को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेन जो प्रॉब्लम थी वो इनकी इंटरनली एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को लेके थी। अब हमारा जो टॉपिक है वो है इंडिया पाक कॉन्फ्लिक्ट कि जो इनके रिलेशन हैं वो पास्ट में कैसे रहे हैं और प्रेजेंट में कैसे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें लेके इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है। तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान की किस चीज़ को लेके कॉन्फ्लिक्ट रहती है।
हमारा टॉपिक है इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो इंडिया और पाकिस्तान है उनको किन इशू को लेकर इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट रहती है। और जैसे कि आपको पता ही है, जो पाकिस्तान है वो 1947 में बना था और तब से लेकर अब तक इनके रिलेशन नॉर्मल नहीं हो पाए हैं। इन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि क्यों, आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके कारण इनमें हमेशा आपसी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है। तो चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब क्या है कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि हमने जितनी इसकी नेबरिंग कंट्री है उनकी डोमेस्टिक चीज़ें पढ़ी हैं, यानी जो हमने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी, मोनेर्की, इन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है। पर अब हम अपना जो फोकस है वो इंटरनेशनल इशू की तरफ लेके आते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि 1991 में जो कोल्ड वॉर था वो ख़त्म हो गया था। तो पर इसका कोल्ड वॉर ख़त्म होने के साथ इसका मतलब ये नहीं है कि जो हर तरह की कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो गई। काफ़ी ऐसे इशू थे, काफ़ी ऐसे टॉपिक थे जिनमें इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट, जिन कंट्रियों में इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती थी। कहीं पर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट थी तो कहीं पर सिविल वॉर थे, तो ये चलते रहते थे। और जो ये टॉपिक होते थे कॉन्फ्लिक्ट के, ये इंटरनेशनल लेवल पर कुछ इम्पोर्टेंस भी रखते थे। ऐसा अब जो हम इसमें पढ़ेंगे कि जो इंडिया है उनका इन कॉन्फ्लिक्ट के साथ क्या रिलेशन है। तो जैसा आपको पता ही है कि जो इंडिया है वो साउथ एशिया में एक सेंटर पॉइंट है। दैट्स वाई जो इसकी नेबरिंग कंट्री है उसका रिलेशन, इससे ज़्यादातर जो मुद्दे होते हैं, इशू होते हैं फाइट के, वो इंडिया के साथ जोड़े जाते हैं। क्योंकि जो अदर्स कंट्री हैं वो एरिया वाइज छोटी है और जो एरिया वाइज जो इंडिया है वो सबसे बड़ा है, इसीलिए इसका रिलेशन माना जाता है जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनसे। सबसे तो नहीं पर मोस्टली से इन्हीं का रिलेशन माना जाता है। इनमें जो सबसे मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो है इंडिया एंड पाकिस्तान का। जैसे कि हम काफ़ी टाइम से ही चलते सुनते आ रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है वो भी एक काफ़ी टेंशन वाला इशू होता है। और यानी हमारी हिस्ट्री से ही जो इनके रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे नहीं रहे हैं। तो अब हम इनके बारे में बात करेंगे कि जो ये इंडिया है इसके पाक के साथ रिलेशन कैसे हैं और किन इशू, कौन से ऐसे इशू हैं जिन पर ये अभी तक जिनको रिसोल्व नहीं कर पाए हैं। तो बेसिकली इनका सबसे पहला जो मुद्दा है वो है कश्मीर को लेके। पाकिस्तान का मानना है कि कश्मीर उनका पार्ट है और इंडिया का कहना है कि कश्मीर उनका पार्ट है। बेसिकली जो ये टॉपिक है हम इस पे कुछ अपना डिसीजन नहीं रख सकते क्योंकि सभी को पता है जम्मू कश्मीर है किसका पार्ट है। तो इसी चीज़ को लेकर इनके बीच 1947, 48 एंड 1965 में फाइट होती रहती है। पर फिर भी इस मैटर का, जो ये कश्मीर को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, उसका कोई सॉल्व नहीं निकलता है। और 1948 में क्या होता है कि जो कश्मीर है वो दो हिस्सों में बट जाता है। इसका जो एक एरिया है ये पाक को दिया जाता है और जो बाकी का है ये इंडिया में रह जाता है। इस एरिया को जम्मू कश्मीर का नाम दिया गया और साथ ही जो ये वाला एरिया पाकिस्तान को दिया गया था इसको पोक नाम दिया गया, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर। ये हिस्सा पाकिस्तान का माना गया था। तो जो ये दोनों ही कंट्री है, पाकिस्तान और इंडिया, इनके बीच एक सीमा रेखा यानी एक बॉर्डर लाइन है जिनका इनका एक अलग एरिया है। एंड 1971 में भी इनकी एक फ़ाइट हुई थी। जैसे कि आपने पहले पढ़ा था कि बांग्लादेश को लेकर इनकी एक फ़ाइट हुई थी, तो उसमें भी जो इंडिया का इशू है, कश्मीर का जो इशू था वो तब भी सोल्व नहीं हुआ था और रीसोल्व होने से बच गया था। तो ऐसे ही कुछ और इशू ऐसे हैं जिनके ऊपर इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट रहती है। जैसे सियाचिन ग्लेशियर के कंट्रोल को लेकर भी इनमें कॉन्फ्लिक्ट रहती है और साथ ही जो आर्मी फोर्स है उनकी एक्वाइजेशन को लेकर भी इनमें आपसी मतभेद रहते हैं। क्योंकि जो दोनों ही कंट्री हैं इनका ये एक दूसरे को दिखाने के लिए अपनी जो आर्म फोर्स है उसको बढ़ा रही है। तो जैसे कि कोल्ड वॉर में यूएसए और यूएसएसआर के बीच एक आर्म्स का एक रेस चल रही थी, वैसे ही एक रेस इंडिया और पाक के बीच में देखने को मिलती है। दोनों ही कंट्री अपना जो वेपन्स पावर हैं उनको बढ़ाने में लग जाती हैं और साथ ही दोनों ही न्यूक्लियर पावर को भी अपने ऐड कर लेती है, यानी एक्वायर कर लेती हैं। अब क्या होता है कि जो 1990 का जो डिकेड होता है उसमें दोनों ही कंट्रियों के पास न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल्स आ जाती हैं। इससे क्या होता है कि जैसे कि जो इंडिया है वो 1998 में जो पोखरन जो एरिया है वहाँ पर अपनी न्यूक्लियर टेस्ट करता है और इसके कुछ टाइम बाद ही पाकिस्तान भी न्यूक्लियर टेस्ट करता है
चगाई हिल्स में। अब क्या होता है कि जो दोनों ही कंट्री है, इंडिया एंड पाक, दोनों ही कंट्रियों के पास न्यूक्लियर पावर है। तो ऐसे में क्या होता है कि दोनों कंट्रियों की जो सामने की जो लड़ाई होती है, कि लड़ाई करने की जो गैसिंग वो होती है, कि चांस होते हैं कि हाँ इनमें अब लड़ाई हो सकती है, वो कम हो जाती है, क्योंकि दोनों ही कंट्रियों को पता है कि इनके पास एक दूसरे के पास न्यूक्लियर पावर है, और अगर कोई भी एक कंट्री इस पावर का यूज करती है तो इसका जो नुकसान है, रिजल्ट है, वो दोनों ही कंट्रियों को भुगतना पड़ेगा। इसीलिए जो दोनों कंट्री हैं वो इस चीज़ से बच जाती है, और उनमें जो युद्ध होने के, लड़ाई होने के जितने भी चांसेस है वो और ज़्यादा कम हो जाते हैं। एंड इसी के साथ जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, फिर भी वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सस्पेक्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है, यानी ना ही इंडिया गवर्नमेंट पाकिस्तान पर ट्रस्ट करती है, और ऐसा ही कुछ हाल पाकिस्तान गवर्नमेंट का है। जैसे कि इनके कुछ इशू हैं, जैसे कि इंडिया गवर्नमेंट है उसने एलिगेशन लगाए हैं कि जो पाकिस्तान है वो ऐसी जो मूवमेंट्स है उनको बढ़ावा देते हैं जो कि इंडिया के अगेंस्ट है, और कुछ टेररिस्ट ग्रुप होते हैं जो कि इंडिया में टाइम टाइम पर अटैक करते रहते हैं, उनको जो पाकिस्तान है वो न्यूक्लियर एंड वेपन्स, हथियार वगैरह दे रहा है, साथ ही उन्हें फंड प्रोवाइड कर रहा है। और ऐसा ही जो पाकिस्तान है उसका भी मानना है, पर जो इंडिया ने एक एलिगेशन लगाया कि 1985 में और 1995 में जो खालिस्तान को लेकर जो एक मूवमेंट हुआ था, उस मूवमेंट को भी जो टेररिस्ट थे उस मूवमेंट में, उनको इन्होंने पाकिस्तान ने ही हथियार दिए। और साथ ही जो पाकिस्तान की जो खुफिया एक एजेंसी है ISI, इसको इस पर भी एलिगेशन लगाया गया है कि ये इंडिया के अगेंस्ट जितनी भी जो पॉलिसी बनाती रहती है, यानी इंडिया के अगेंस्ट ये कुछ ना कुछ प्लान करती रहती है। जैसे बांग्लादेश और जो सिंध है, यानी कुछ एरिया ऐसे हैं बांग्लादेश और नेपाल, वहाँ पर ये इंडिया के गुप्त जो वो होते हैं ठिकाने होते हैं, उन पर अपना, यानी वहाँ पर कुछ ना कुछ मूवमेंट चलाती रहती है। और इसी के साथ में जो पाकिस्तान है ने भी इंडिया पर जो है काफ़ी एलिगेशंस लगाए हैं कि जो इंडिया है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट प्लानिंग करता रहता है, और वहाँ और ट्राई करता है कि वहाँ पर जो बलूचिस्तान से लेकर और सिंध से लेकर जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको और ज़्यादा इंकरेज करता है, यानी मोटिवेट करता है। तो हालांकि इनमें जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चलती रही है, इनके जो इशू है वो अब तक सोल्व नहीं हो पाए हैं, पर फिर भी इनके बीच में जो सबसे जो एक और इशू था जिसको लेकर इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट रहती थी, वो थी जो इंडस रिवर थी उसके वाटर को लेकर, कि जो ये पानी है ये किस कंट्री है, कौन सी कंट्री इस पानी को अपने अंडर रखेगी। तो इन चीज़ों को लेकर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहती थी। पर होता क्या है कि 1960 तक इनके बीच जो है इस चीज़ को लेकर काफ़ी आर्गूमेंट होते हैं, पर 1960 में जो वर्ल्ड बैंक है वो इसमें अपना इंटरफेयर करता है, और साथ ही एक एग्रीमेंट है होता है जो कि ये दोनों ही कंट्री है, इंडिया और पाक, इनके थ्रू साइन करवाया जाता है, और जो दोनों कंट्री है वो इस एग्रीमेंट पर साइन कर देती है। ये जो एग्रीमेंट था ये इस नदी के जो इंडस रिवर थी उसके वाटर की शेयरिंग के लिए था, और इससे क्या होता है कि दोनों ही कंट्री से एग्रीमेंट हो जाती है, और जो ये इशू है ये सोल्व हो जाता है। हालांकि इनकी जो लड़ाई है, जो ये एग्रीमेंट था ये 1960 में हुआ था, उसके बाद भी इनकी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, पर फिर भी जो ये एग्रीमेंट है ये ऐसे का ऐसे बना हुआ है, यानी दोनों जो कंट्री है वो इस एग्रीमेंट को फॉलो कर रही है। पर अब क्या है कि जो ये दोनों ही कंट्री के बीच काफ़ी ज़्यादा अभी भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं, इशू है जिनको सॉल्व करना ज़रूरी है। हालांकि जो वे टॉपिक है वे कुछ ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। जैसे जो कच्छ का जो रन है उसकी बॉर्डर लाइन को लेके कॉन्फ्लिक्ट है, पर ये हालांकि ये एक छोटा एक इशू माना जाता है, पर आने वाले टाइम में ये भी एक इशू, टेंशन का जो इशू है वो हो सकता है। तो इन चीज़ों को काफ़ी, जो ये छोटे छोटे इशू हैं उनको लेकर उनको सोल्व करना चाहिए, ताकि इनके फ्यूचर में जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो दोनों ही कंट्री हैं वो ट्राई भी कर रही है और नेगोशिएशंस करने की कोशिश भी कर रही है पर इन इशुओं को, पर फिर भी एक और इशू है जो कि है सी जो रिसोर्सेज होते हैं, यानी समुद्र के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं उनके कंट्रोल के लेकर भी इनके बीच
जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रहती है। तो ऐसे काफ़ी सारे इशू हैं जिन पे ये नेगोशिएशंस कर रही है और ट्राई कर रही है कि ये इशू ख़त्म हो सके। हालांकि अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी इनके रिलेशन अच्छे नहीं हैं। जैसे जो यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान की जो बस सर्विस थी उसको भी रोक दिया गया, और अब भी ये जो दोनों ही कंट्री एक दूसरे से अच्छे रिलेशन शेयर नहीं करती है। तो ऐसे भी अब भी ये सभी ने ट्राई करना चाहिए, और लगातार कम्युनिकेशन का जो टाइम है वो चल रहा है। तो ये था बस आज की वीडियो के लिए। इसमें हमने जाना कि जो इंडिया है उसके पाक के साथ कैसे रिलेशन थे। अब हम आगे आने वाले जो इंडिया की जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके साथ रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको टॉपिक समझ आ रहे हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ऐसे ही आगे पढ़ने के लिए चैनल के साथ बने रहे। तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पढ़ने में आसानी हो। थैंक यू।